देखिए साथियों, क्लास 12th का जो है एग्ज़ाम साथियों, आप लोगों का जो है साथियों 2025 में पढ़ने वाला साथियों एग्ज़ाम। तो फरवरी के लिए जो हमने हमने जो है आज इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया है भूगोल का, ठीक है साथियों। तो भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज की इस क्लास में हम लोग ला दिया है साथियों। तो आप सभी लोग जो है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए आज की क्लास में हम लोग जो है भूगोल के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये सेट नंबर बी है साथियों। इसी के साथ आप लोग का सेट नंबर जो है, अलग अलग सेट का आप लोग का सब्जेक्टिव आते रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी आते रहेगा, ठीक है। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए आप साथियों को, आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों कि देखिए आप लोग का, देखिए हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इसका पीडीएफ आपको इस जो है इस नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ पर, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। और थोड़ा सा इसको फॉन्ट को और छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है ना। चलिए सही है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन साथियों देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। मानव भूगोल को परिभाषित करना है साथियों। तो यहाँ आंसर देखेंगे सभी लोग। देखिए देखिए मानव भूगोल जो है ना साथियों, मानव भूगोल, यहाँ पर देखेंगे मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण एवं तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, ठीक है ना। ये मानव भूगोल का परिभाषा है। देखिए इसमें मानव प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक जो है लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है ना। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों, प्रश्न संख्या दूसरा समझेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा नंबर की प्रश्न है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल जो है साथियों किस प्रकार जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो आंसर को समझेंगे यहाँ। आंसर देखेंगे साथियों। देखिए आंसर होगा कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक जो है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। इस विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से क्रमशः समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और जो है जनांकिकी में किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल इस विषयों का संबंध है, ठीक है ना। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन साथियों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हुए चलेंगे यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा ये हो रहा है दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है ना। यानी मानव विकास के साथियों दो को जो है मूलभूत आपको क्षेत्र बताना, ठीक है ना। देखिए आंसर को समझेंगे। देखिए प्रश्न की आंसर है कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। देखिए पहला है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच, ठीक है ना। ये आपका है इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्प में वृद्धि होती है, जिससे मानव का विकास होता है, ठीक है ना। स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्च उच्चतर जो है जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज़्यादा अवसर है। पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान शिक्षा तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक जो है तक पहुंच ग्रामीण शक्ति पर निर्भर करता है। ये आपका आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। प्रश्न है 4 नंबर की 4 तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 4 को जो है आर्थिक क्रियाकलापों का साथियों उल्लेख करना, समझ रहे ना। तो आंसर समझेंगे यहाँ पर। देखिए आंसर, तो आंसर क्या होगा। देखिए पहला है कि तृतीय क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जो किसी मूर्त वस्तु या उत्पादन न कर केवल सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर, रसोई, वकील, शिक्षित आदि के व्यवसाय सम्मिलित है, ठीक है। व्यापार, परिवहन और संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधी कार्य और सेवाओं कुछ अन्य तृतीय कार्यकलाप है। वास्तव में तृतीय कार्यकलाप सेवाएं हैं, ठीक है ना। ये आपका यानी कि तीसरा में कौन सा कार्यकलाप है, तो सेवा आता है। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर
क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन है, बताइए। मानव विकास के साथियों 4 गो स्तंभ आपको बताना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आंसर समझेंगे 4 गो स्तंभ क्या होगा, देखिए। तो आंसर होगा कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक है। पहला है समता, समता इक्वलिटी, यानी सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण। समता का अर्थ है, किसका अर्थ है साथियों, समता का, ठीक है। कि लोगों को लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान होना चाहिए। पोषणीयता का अर्थ है कि अवसरों का उपलब्धता में निरंतर, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। उत्पादन का अर्थ है कि लोगों में जो है क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादन में वृद्धि करना। और शक्तिकरण का अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ये आपका हो गया 4 गो, ठीक है ना। ये आपका 4 गो हो गया मानव विकास के स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है, ठीक है ना। मानव विकास के संबंध में जो है कल्याण उपागम क्या है, तो आंसर समझेंगे साथियों कि मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपमा का मानव विकास के लिए शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थ करता है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसका पीडीएफ के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से जाकर ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है कि निश्चयवाद क्या है, बताइए। निश्चयवाद जो है साथियों क्या है, तो आंसर समझेंगे। देखिए, ये निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण के से अधिक प्रभावित हुआ है, और उन्होंने प्रकृति में आदेशों के अनुसार अपने 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 आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास के अवस्था आदि थी, और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुरक्षा सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, और उसकी प्रजा करता था। इससे मनुष्य का स्थान गौण है, ठीक है ना, गौण था। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया साथियों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है प्रश्न में कि संभववाद क्या है, देखिए। संभववाद क्या है, ठीक है ना, संभववाद क्या है, ये क्वेश्चन आपका 9 नंबर पूछा गया। तो आंसर समझिए, देखिए, संभववाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्राकृतिक अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है, ठीक है ना। आपका नॉर्मल का आंसर हो गया साथियों, ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा ये जा रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर क्या है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर, देखिए, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है ना। उसी की अगर हम बात जन्म दर कहा जाता है, उसी की अगर हम बात करें उसी तरीके से कि मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में ह्रास होता है। जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चे को सम्मिलित किया जाता है, और किंतु मृत्यु दर में सभी वायु की जनसंख्या वाले सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन संख्या 11 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 समझिए, क्वेश्चन साथी 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा ये जा रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 11 प्रश्न की जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। आंसर समझेंगे ध्यान से, देखिए। जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन लोगों की निवास स्थान के आधार पर होता है, ठीक है ना। ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है, और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाएं कलाप है। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है, और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संकलित करती है। आपका दूसरा का आंसर हो गया साथियों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा ये जा रहा है, क्वेश्चन संख्या 12 को समझते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साथी। क्वेश्चन नंबर 12 की नगरीय जनसंख्या क्या है। देखिए नगरीय जनसंख्या जो साथी क्या है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर समझिए। नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न करती है। नगरीय जनसंख्या की क्या मुख्य विशेषताएं उच्च वृद्धि दर, उच्च घनत्व, उच्च शिक्षा का स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 की जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आंसर समझिए। देखिए जनसंख्या घनत्व संगठन का या जनसांख्यिकी संरचना का जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनके पास जिनके माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों को समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। वायु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रतिष्ठा और निवास स्थान, ग्रामीण, नगरीय इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्रश्न की वायु संरचना का क्या महत्व है। देखिए तो आंसर होगा कि विभिन्न आयु वर्गों में लोग की संख्या को वायु संरचना कहते हैं। इससे किसी देश की कार्यशीलता और आश्रित जनसंख्या के अनुपात का ज्ञान होता है जो विकास योजनाओं को बनाने में सहायता करता है। विभिन्न आयु वर्गों के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समयानुसार बदलते रहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों की बालकों 0 से लेकर यानी कि 14 वर्ष की अधिक है तो प्राथमिकता अनुपात अधिक होगा और 15 से जो है 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु की वाली जनसंख्या एक बड़ा अनुपात, साथ ही यहाँ देखेंगे एक बड़ा अनुपात जो है उस वृद्धि जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार यह युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया साथियों। देखिए हम लोगों ने जो है लगभग 14 क्वेश्चन को किया साथियों हम लोगों ने, ठीक है ना। तो साथियों 14 क्वेश्चन को किया हम लोगों ने यहाँ पर, और ठीक है नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम लोग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, और नेक्स्ट क्लास में फिर नया ऑब्जेक्टिव के साथ, नया सब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। तो सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।